आप क्या समझते हैं इस वक्त जो आबनाए हरमुज वाला मामला है, एक तरफ हम ये देखते हैं कि वहां पे टेंशन भी बढ़ रही है, एक तरफ प्रोजेक्ट फ्रीडम का तज़किरा हो रहा है, दूसरी तरफ एक जहाज जो है जो पहले कब्जे में लिया गया था इंसानी बुनियादों के ऊपर उसे पाकिस्तान के हवाले कर दिया जाता है। तो ये पूरा मामला जा किस तरफ को रहा है? आबनाए हरमुज के अंदर इस वक्त जो बढ़ती हुई टेंशन है, ये किसी नई जंग का पेश खैमा है या फिर जंग के इख्तिताम की इब्तदा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आखिरी हिस्से का मैं जवाब देना चाहता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि अगर हम 2 हफ्ते पहले वी वर ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द पीस, 2 हफ्ते गुजरने के बाद मैं ये समझता हूँ कि हम एक एक्टिव वॉर फाइटिंग की तरफ जा रहे हैं। ऑल्दो बिहाइंड द सीन्स नेगोशिएशंस जारी हैं और दोनों तरफ से प्रपोजल और काउंटर प्रपोजल आ रहे हैं, विच इज़ अ गुड साइन। चूंकि इश्यूज कॉम्प्लेक्स हैं और इसके लिए ये टाइम चाहिए, तो आई थिंक ये टाइम जो है ये अफोर्ड हो गया 2-3 हफ्ते का, जिससे जो है कुछ हेडवे होगा। जहाँ तक ब्लॉकेट का ताल्लुक है, तो आपको याद होगा कि जब फर्स्ट राउंड ऑफ नेगोशिएशन हुई उस वक्त ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉकेट किया हुआ था, जबकि उनके अपने जहाज जो इवन ड्यूरिंग द हाइट ऑफ वॉर फाइटिंग उनके चलते रहे, और उन्होंने इट इज रिपोर्टेड के तकरीबन 1 महीने में या 40 दिन में $5 बिलियन का ज़र मुबादला कमाया। उसके बाद जब पीस नेगोशिएशन स्टार्ट हुई और फिर स्टेट ऑफ हॉर्मुज ओपन हो गई, और उसको मौका गनीमत जानते हुए यूएस नेवी मूव्ड इन और उन्होंने ईरानियन पोर्ट्स का ब्लॉकेट कर। तो ये जो ब्लॉकेट ईरानियन पोर्ट्स का हुआ वो एक इम्पैक्टफुल चीज़ है, उन पे इम्पैक्ट हो रहा है और दे आर फीलिंग द पिंच। जबकि यूएस प्रेसिडेंट ने इस ब्लॉकेट को ना सिर्फ स्टेट ऑफ हॉर्मुज में बल्कि पूरे इंडियन ओशन में ईरानियन शिप्स के को उन्होंने ना सिर्फ सर्च कर रहे हैं बल्कि उनको जहां पॉसिबल है वो कैप्चर भी कर रहे हैं। तो वो एक शोकेस के तौर पे प्रेसिडेंट ट्रम्प पिछले 2 हफ्ते से वो कह रहे हैं कि जी यूएस नेवी ने पूरी मैरीटाइम एरिना में कंट्रोल हासिल कर लिया हुआ है और ईरान जो है वो इस ब्लॉकेट की कीमत अदा कर रहा है। तो अभी सूरत हाल ये है कि दोनों साइड्स ने पहले ब्लॉकेट किया हुआ था। मैं ये समझता हूँ कि दोनों साइड्स में एबिलिटी है कि इस स्ट्रेट को ब्लॉकेट कर सकें और डिसरप्ट कर सकें, जबकि दोनों साइड्स में ये एबिलिटी नहीं है कि इसको मुकम्मल तौर पर ओपन कर सकें। ब्लॉकेट चूंकि एक एक्ट ऑफ वॉर है, तो अभी थैंकफुली अभी कोई एक शूटिंग वॉर नहीं हुई। सिचुएशन बड़ी फ्लूइड है। एक तरफ से एक क्लेम हो रहा है कि जी शिप्स टारगेट हुए हैं यूएस नेवी के, दूसरी तरफ सेंटकॉम कह रही है कि जी वो टारगेट नहीं हुए। तो एक सिचुएशन मैं ये समझता हूँ प्रिकेरियस है, डेंजरस सिचुएशन है। अगर ये कोई एक्टिव वॉर फाइटिंग होती है या कोई मिस कैलकुलेशन होती है या मिस एडवेंचर होता है, तो मैं ये समझता हूँ कि खित्ता एक कैटास्ट्रॉफ की तरफ जा सकता है, एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट इख्तियार कर सकता है, क्योंकि ईरान के पास अभी ये कैपेसिटी है कि वो इस मिलिट्री एक्शंस को कंटेस्ट कर सके। बट बॉटम लाइन ये है कि मिलिट्री एक्शन से जो उनके पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स थे, वो चाहे वो रजीम चेंज हो, चाहे वो ईरान को कैपिचुलेट करना, वो दोनों हासिल नहीं कर सके। तो मेरा अपना ख्याल है कि दोनों साइड्स एक मैक्सिमलिस्ट पोजीशन ले रही हैं, एक पोस्चरिंग कर रही हैं, ताकि लेकिन सवाल ये कि पोस्चरिंग फायदा किसको देगी, ये एक अहम सवाल है। एडमिरल साहब, आप क्या समझते हैं? सर, माना कि अमेरिका दुनिया की ताकतवर तरीन रियासत है, उसकी मईशत दुनिया की बड़ी मईशतों में शुमार होती है, लेकिन इस बहरी नाकाबंदी के ऊपर होने वाला रोजाना की बुनियाद पे खर्च और दूसरी तरफ ईरान की हैसियत को देखते हुए उसका होने वाला खर्च, अगर इनका मुवाजना किया जाए तो नुक्ता बर्दाश्त दोनों का कब तक और कहां तक हो सकता है? तो देखिए, ये बिल्कुल वैसी बात है जैसे अफगानिस्तान में मैं डॉक्टर साहब मैं एडमिरल साहब का इस पे मौक़िफ़ ले लूं सर, फिर आपकी तरफ आता हूं सर। जी एडमिरल साहब, जहां तक फैक्ट्स ऑन ग्राउंड में, यूएस स्टिल रिमेन्स द लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। जो आपने बात की कि जी अमेरिका के पास बहरी बेड़े हैं, US is the premier military power in the world. जब आपके ग्लोबल एम्बिशंस हो तो और आपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स वर्ल्ड वाइड हो, तो आपको एक ब्लू वाटर नेवी चाहिए
जिसमें एक्सपीडिशनरी स्ट्राइक ग्रुप्स भी चाहिए, उसमें कैरियर ग्रुप्स भी चाहिए, उसमें कंटिन्यूस एट सी डिटरेंस के लिए न्यूक्लियर सबमरीन्स भी चाहिए। तो वो ये जो सारा जो साजो सामान है और जो नेटो का अलायंस है वो एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में है, और इसीलिए वेरियस कमांड्स हैं जिसके थ्रू जो पॉलिटिको मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स हासिल करते हैं। जब ये अमेरिका ने ये फैसला किया कि हमने अपने पॉलिटिकल एम्स थ्रू यूज ऑफ मिलिट्री फोर्स करने हैं, तो उसकी उन्होंने एक कॉस्ट कैलकुलेट की होगी, कोई टाइम, कोई कैंपेन प्लानिंग की होगी। जो उनकी इरादा था कि 3-4 दिन में, हफ्ते में ईरान सबजुगेट हो जाएगा और उनकी जो ईरानियन विल है वो ब्रेक हो जाएगी और वो हमारी टर्म्स पे पीस को निगोशिएट करेंगे, वो नहीं हुआ। इसकी 2 वजह हैं। एक तो ईरानियन को बहसियत कौम, उनकी ब्रेवरी, उनका करेज और उनकी परसिवरेंस और रेजिलियंस। दूसरा जो नेचर ऑफ वॉरफेयर आजकल दुनिया में चेंज हो चुका है, उसमें जो एसिमेट्रिक कैपेबिलिटीज हैं, चाहे वो साइबर के सिलसिले में हो, चाहे वो ऑटोनमस व्हीकल्स अंडर वाटर हो, ऑटोनमस व्हीकल्स ऑन द सरफेस हो, या कामाकाजी ड्रोन्स हो कि जो कि चीप हैं और जो एक्सेसिबल हैं। तो ये हमेशा से दुनिया में ये होता रहा है कि चाहे वो वियतनाम हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो, कि एक प्रीएमिनेंट मिलिट्री पावर वर्सेस ए रैगटैग फोर्स ने उसको इवेंचुअली डिफीट कर दिया। ठीक जो डॉक्टर परवेज सूद भाई ने कहा कि ये अमेरिका इस जंग में 2 मकासद के तहत आया था कि चेंज ऑफ रेजीम और ईरान को मिलिटरीली इतना पेन या डिस्ट्रक्शन करना कि वो न्यूक्लियर पे और दूसरे इश्यूज पे जो वो काम कर सके। और इस आई थिंक उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि इट वाज एट द बिहेस्ट ऑफ इजराइल, जिनका एजेंडा एक ग्रेटर इजराइल का है, और दे सी के अगर ईरान की थ्रेट न्यूट्रलाइज हो जाती है तो इस खत्ते में उनकी कंप्लीट हेजमनी हो जाती। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि एक मिलिटरीली एक स्टेलमेट सी सिचुएशन है। द कॉस्ट ऑफ वॉर आपने जिक्र किया, ऑफिशियल फिगर्स $25 बिलियन, अनऑफिशियल फिगर एनीथिंग बिटवीन 50 to 100 बिलियन डॉलर्स का जो। उसके अलावा जो वॉर स्टॉक्स तकरीबन 50% ऑफ द पैट्रियट मिसाइल कंज्यूम हो गए और बहुत सारी चीजें। लेकिन यूएस नेवी या यूएस का एक ट्रेडिशन रही है कि वो अपनी कॉन्फ्लिक्चुअल सिचुएशन में और वॉर में अपने मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को रिवाइव करते हैं। जैसे कि आपने अभी देखा होगा कि $8.6 बिलियन का डील ऑलरेडी हो चुकी है, और उसके बाद जितनी भी वॉर कॉस्ट होगी दे विल बी पेड बाय some of the regional countries in the जैसे कि उनके allies जो है वो उनकी तरफ से ही होगी और उनके साथ ही अगली डील बनाई जाएगी। एडमिरल साहब, अगर देखा जाए तो इस वक्त ईरान ने अपने 14 निकाती एजेंडे में जो मिन्हा किया है न्यूक्लियर वाला मामला, उसके पीछे आपको क्या लगता है कि ये भी एक पॉस्चरिंग है, प्रेशर टैक्टिक है, या फिर ये एक अलग मामला है कि वो अब उस बहस में जाना ही नहीं चाहता जिस बारे में बहस बहुत हो चुकी? देखें, मेरे अपने ख्याल में जो क्रिटिकल इशू जो है वो है ही, इट सेंटर्स ऑन न्यूक्लियर एनरिचमेंट, और जो उनके पास जो फिसाइल मटेरियल जो कि 60% एनरिच हुआ है उसका फर्दर डिस्पोजल क्या हो। आपको याद होगा जब JCPOA हुआ वो तकरीबन 2 साल की नेगोशिएशन थी, 5+1 मुल्क इन्वॉल्व थे, और उसके बाद जो है वो एग्रीमेंट हुआ। मेरा ख्याल है कि ईरान की स्टेटेड पोजीशन भी यही है कि वो एनरिचमेंट करना चाहते हैं पीसफुल यूज के लिए, जो कि अंडर द NPT अलाउड है, और जो इन द करंट रेगुलेशन तकरीबन 20% तक अलाउड। मेरा अपना ख्याल है कि वो एक रिजॉल्वेबल इशू है, वो एक टेक्निकल इशू है, इसलिए उसके लिए एक डिटेल डिस्कशन कि उसकी मॉनिटरिंग कैसे होगी, IAEA की इन्वॉल्वमेंट चाहिए। तो इसके लिए वो इट मेक्स सेंस कि एक ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट हो जो कि दोनों साइड्स को एक्सेप्टेबल हो। मेरा नहीं ख्याल कि ईरान कंप्लीटली अपनी एनरिचमेंट फोरगो करेगा, मे भी कोई कुछ सालों के लिए मॉनिटरिंग कर दे। लेकिन उसकी जो फ्लिप साइड है कि व्हाट इज ऑन द टेबल फॉर ईरान, जब तक उनके एसेट्स, लार्ज पोर्शन ऑफ एसेट्स अनफ्रीज नहीं होते,
और उन पे सैंक्शंस लिफ्ट नहीं होती, जो अगेन एक टेक्निकल इशू है, क्योंकि उसमें यूएन सैंक्शंस हैं, उसमें बायलैटरल सैंक्शंस हैं, उसमें ईयू की सैंक्शंस हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इन दोनों जो की इश्यूज हैं वो उसके लिए टाइम चाहिए। मेरा अपना ख्याल है कि स्टेट ऑफ हॉर्मज़ जो है वो एज पर इंटरनेशनल लॉ इट मस्ट रिटर्न टू दी ओरिजिनल कंडीशन एज इट वाज, कि ताकि इनोसेंट पैसेज, एक राइट ऑफ नेविगेशन, राइट ऑफ पैसेज फॉर द इंटरनेशनल कम्युनिटी वो हो। तो दैट इज द ओनली लॉन्ग लास्टिंग। अब इस खित्ते में दूसरे स्टेक होल्डर्स भी हैं, जो अरब्स हैं और ईरानियंस हैं। ज्योग्राफी ऐसी है कि दोनों साइड्स, स्पेशली मैरीटाइम एरिना में, जब तक कोऑपरेट नहीं करेंगे, कोएग्जिस्ट नहीं करेंगे, ये प्रॉब्लम जो है वो कंटिन्यू करेगा। मेरा अपना ख्याल है कि जब दूसरे दो की इश्यूज पे कोई एग्रीमेंट हो जाएगा। एडमिरल साहब, सर आप क्या समझते हैं कि एक मुतबादिल ऑप्शन दे दिया जाना, ये एक तो नफ्सियाती तौर पे भी दबाव के तौर पे होता है कि देखें जी, अगर आप ये करना चाह रहे हैं और मुस्तकबिल के लिए करना चाह रहे हैं तो हम तो ये भी कर सकते हैं, फिर आप इस हिस्से को लेके बैठे रहिएगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर इसको एग्जीक्यूट करना हो तो ये कितनी अशकाल में एग्जीक्यूट हो सकता है? देखें, मेरा ख्याल जो ये शाम वाली बात है, बिल्कुल डॉक्टर बुद्ध भाई ने बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल ख्याली परवाज है, क्योंकि आपको फैक्ट्स ऑन ग्राउंड्स देखें। जो स्टेट ऑफ हॉर्मज़ से जो ऑयल आ रहा है, उसकी चाइना की डिमांड तकरीबन 37% वहां से यहाँ से मीट होती है। तकरीबन इंडिया जो है 53% यहाँ स्टेट ऑफ हॉर्मज़ पे रिलाई करता है फॉर इम्पोर्ट। इसी तरह जापान, इसी तरह कोरिया। तो इसका मतलब ये है कि सारे जो कंज्यूमर्स हैं वो लार्जली वो ईस्टर्न साइड पे। तो क्या कहते हैं, तो एनी सोल्यूशन विच टेक्स ये वाला ऑयल थ्रू सम मींस टू द वेस्ट डज नॉट सर्व द पर्पस। वो तो और लंबा रूट है। इसके लिए जो मोस्ट प्लॉजिबल ऑप्शन एट दिस टाइम मेरे अपने ख्याल में है कि पाकिस्तान अगर गवादर में एक पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स, जो कि सऊदी अरेबिया ने हमें 2017 में ऑफर किया था, और एक स्ट्रेटेजिक फ्यूल रिजर्व्स हम बना लें, तो हम बहुत सारा जो ग्लोबल सप्लाई है वो यहाँ से दे सकते हैं। तीसरी चीज आपको देखना चाहिए कि फ्यूचर फॉसिल फ्यूल्स का फ्यूचर क्या, व्हाट विल बी द शेप ऑफ एनर्जी मिक्स इन द वर्ल्ड आफ्टर से 2035 और 2040 एट द मैक्सिमम। एनवायरमेंटल कंसर्न और बहुत सारी अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी। चाइना ने एक डिपेंडेंस अपनी कम की, नॉट ओनली थ्रू डाइवर्सिफाइंग अपनी सोर्सेज, चाहे वो रशिया से इम्पोर्ट्स और इस तरह की चीजें की, बल्कि उन्होंने अपने जो ईवीज इंट्रोड्यूस की और प्लस ऑल्टरनेट एनर्जी जो है वो उस पर काम किया। तो इसी तरह बाकी ग्लोबली भी फॉसिल फ्यूल पे मेरा ख्याल डिपेंडेंस जो है वो कम होती जाएगी। सऊदी अरेबिया अपना एक ऑयल फील्ड्स का, उन्होंने अक्रॉस सऊदी अरेबिया एक पाइपलाइन बनाई है जो याम्बू से वो 7 मिलियन बैरल्स जो है वो एक्सपोर्ट कर। तो ये काम ओवरनाइट नहीं हो सकता है, इसमें बहुत सारी पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस हैं। सारे लोगों को जहां से ट्रांजिट होना है उनको कोऑपरेट करना पड़ेगा। फिर एनर्जी सप्लाईज के अलावा आप देखें हीलियम, इसके अलावा का जो फर्टिलाइजर की सप्लाई, और जो गल्फ कंट्रीज जो कि डिपेंडेंट हैं ऑन इंपोर्ट ऑफ फूड एंड एवरीथिंग अंडर द सन, वो उस पर भी इम्पैक्ट करेगा। तो ये एक, और ये दुबई एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है, तो ये एक मेजर इशू है, एक ग्लोबल इशू है। तो दोनों साइड, स्पेशली यूएस ये समझता था कि देयर विल बी इनफ इंटरनेशनल प्रेशर कि जिनकी डिपेंडेंस स्टेट ऑफ हॉर्मज़ की सप्लाईज पे है, वो ईरान को इतना प्रेशराइज करेंगे कि वो नेगोशिएटिंग टेबल पे आ जाए। तब सर मेरा आपसे ये सवाल है कि आप क्या समझते हैं कि ट्रांजिट रूट जो ओपन किया सर हमने ईरान के साथ, जिस ज़मन में डोनाल्ड ट्रंप से भी सवाल किया गया और 2-3 बार सवाल दोहरा के किया गया कि ट्रांजिट रूट ओपन किया है ईरान ने, आपको इल्म है, तो उन्होंने ये कहा कि जी मुझे पता है कि वहाँ के फील्ड मार्शल कितने अजीम हैं, उनके प्राइम मिनिस्टर कितने अच्छे हैं, मुझे सारा पता है। तो ये 2 बार पूछा गया। तो एडमिरल साहब, आप क्या समझते हैं कि
हमने ये लूप में लेके ट्रांजिट रूट खोला होगा और इसके मकासद क्या होंगे? देखिए, पहले हमें ये बात समझने की जरूरत है कि कोई भी चीज सी ट्रेड को रिप्लेस नहीं कर सकती। दुनिया में 80% ट्रेड जो है वो सी बोर्ड है और तकरीबन 150 ममालिक हैं जिनमें कोस्टल जिनके पास कोस्ट लाइन। तो ये तो नामुमकिन है कि किसी भी सी ट्रेड को लैंड रूट्स के जरिए रिप्लेस किया जा सके। जहां तक ट्रांजिट रूट्स की बात है तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत अच्छी डेवलपमेंट है कि एक हमारे नेबरिंग मुल्क जिसकी पोर्ट्स ब्लॉकेड हुई हैं, जबकि ईरान अपनी एक्सपोर्ट्स पे 90% इन्हिसार करता है। जो ब्लॉकेड का जो की इम्पैक्ट हो रहा है वो उनको जो कैश स्ट्रैप हो गए हैं, वो तकरीबन डेली अकॉर्डिंग टू यूएस एस्टिमेट 400 या 500 बिलियन डॉलर का ट्रेड हो रहा था, मेनली एनर्जी सप्लाईज का। जबकि अभी तकरीबन वो ट्रिकल हो गया क्योंकि ब्लॉकेड 100% नहीं हो सकता, कुछ जो है जहाज जो है वो ब्लॉकेड को रन कर लेते। तो मैं ये समझता हूँ कि एज फार एज पाकिस्तान बीइंग ए रिस्पॉन्सिबल स्टेट, रिस्पॉन्सिबल नेबरिंग स्टेट, जबकि ईरान के जनरल पॉपुलेशन अंडर द इम्पैक्ट ऑफ ब्लॉकेड है, तो हम ह्यूमैनिटेरियन सप्लाई और जो क्रिटिकल सप्लाईज जो उनको चाहिए तो वो पाकिस्तान के थ्रू रूट हो रही हैं और होनी चाहिए, और जो कुछ ट्रेड वहां से कुछ हो सकता है, कुछ सेम्बलेंस ऑफ इट, वो ताकि एक जो है एक रूट खुला रहे और एक कंप्लीट कट ऑफ या कंप्लीट ब्लॉकेड दुनिया में ना हो। तो मेरा ख्याल है कि ये फार-फेच्ड आइडिया है कि जी सी ट्रेड को रिप्लेस किया जाता है पाइपलाइन। कनेक्टिविटी, रोड नेटवर्क्स, पाइपलाइंस दुनिया में एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट की नवीद लाती है, तो बिल्कुल बचा है। और हमारी कनेक्टिविटी होनी चाहिए रीजन में भी और सेंट्रल एशिया और बाकी ममालिक के साथ होनी चाहिए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जब तक ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ नहीं खुलेगी, सिचुएशन नॉर्मलाइज नहीं हो सकती। आज ही अगर ये प्रेसिडेंट सेट हो जाए तो कल को फिर ये बाबुल मंदब बंद हो जाएगा, कल को बाबुल मंदब भी बंद होगा और उसके बाद बंद करने की बात हो।